आज कोई भी टीचिंग का इतना वीडियो नहीं रखा। मैं बेसिकली क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट टू स्कोर बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्लिक पेरेंट्स ऑब्लिक टीचर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्यों अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत से लोगों को ना बहुत सा कंफ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं इसके लिए, क्योंकि ये बात बहुत लोगों तक पहुंच जाए कि उनकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में दूर होंगे। कंफ्यूजन नंबर 1, सबसे पहला, ये अपने कॉमन सेंस से ही आप पूछ लो, आपको जब भी एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो बेटर प्लेटफॉर्म ये रहा आपका। मान लो कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ये आपका कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है। जब आप इस कॉलेज के ही थ्रू निकलोगे तभी आपको कोई ना कोई एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही हो, ठीक है, कॉलेज, अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो तो। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी फंडिंग मिल गई हो अपने किसी स्टार्टअप को करने के लिए। हो सकता है आप एक रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो, वो मतलब हर एक प्लेटफॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? कॉलेज से। तो इसके लिए कॉलेज कैसा होना चाहिए? बहुत ही मतलब गुड होना चाहिए। ऐसे में किसी एक कॉलेज को अच्छा या बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसी एक को आप बोलो, हालांकि सबको पता है कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं कौन से खराब हैं, इतना सबका अपना कॉमन सेंस हो रहा होता है। मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूंगा कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है ये कॉलेज खराब है, ये तो क्योंकि मैं एक फैकल्टी हूँ, और अगर मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है ये कॉलेज बहुत खराब है, ये है वो है वो, तो मतलब मैं एक तरीके से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है कि भाई आप एक फैकल्टी होकर के कैसे बोल पा रहे हैं, लेकिन ये बातें सबको पता है कि कौन से कॉलेजेस अच्छे होते हैं कौन से खराब। अगर इतना भी आपको नहीं पता है तो मतलब आप इंसान नहीं हो, या अगर इंसान भी हो तो बिना दिमाग के इंसान हो, दो खाली है फिर इसका मतलब। चलो, तो ये आपको समझ में आया कि सर जब भी हम कॉलेज से मिलेंगे तभी हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस कॉलेज में एंट्री के लिए ना आपको एक बैरियर लगा दिया गया है। इस बैरियर का नाम होता है एग्जाम। कौन सा एग्जाम? बोर्ड वाला क्या, या स्कूल का एग्जाम? नहीं, ये जो एग्जाम है ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं? ठीक है, दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम JEE, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना का होता है गाओकाओ, जो और भी बेटर है। गाओ चाइना के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां की गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है गाओकाओ देना। चाइना का एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है गाओकाओ, पूरे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं। पहले नंबर पे वो आता है, दूसरे नंबर पे JEE आता है, वर्ल्ड में टफेस्ट। इसका फुल फॉर्म आप लोग अपने से सर्च कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग सर्च करके आए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो इतना तो पता होगा। तो JEE, तो चाइना में क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने ना, सबके लिए कंपलसरी कर रखा है। वहां पे 3rd स्टैंडर्ड से ही बच्चे गाओकाओ एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और कंपलसरी है हर किसी के लिए। ठीक है, चाइना में बहुत ज्यादा फोकस स्टेम पर है। स्टेम का मतलब क्या होता है? जिस भी कंट्री को आगे ग्रो करना है, या अगर आपको ही अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, तो आपका फोकस स्टेम पे बहुत अच्छा होना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये ही 4 वेद हैं। इस बात को याद रखना। जैसे 4 वेद बोले जाते हैं ना, कि 4 वेद अगर आपको आ गए तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वैसे ही हम लोग के लिए यही 4 वेद हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। आज की दुनिया में अगर किसी को भी आगे जाना है, किसी भी देश को आगे जाना है, किसी पर्सन को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स,
दुनिया में जितने भी बिजनेसेस रन हो रहे होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं पूरी दुनिया में रन। पहला बिजनेस प्रोडक्ट पर बेस्ड, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गए, आप खा रहे होगे। दूसरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। आप अपने आसपास ही आप नज़र उठा करके देख लोगे, आपको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा, फैन मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, बाइक मिलेगा, बस मिलेगा, आप जिधर भी नज़र घुमाओगे या तो आपको एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो दूसरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आज भी इंडिया स्टेम में उतना आगे नहीं बढ़ पाया, उसके पीछे रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चरल बेस हम लोग का ज़्यादा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग स्टेम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी सच्चाई, एग्रीकल्चर हम लोग का खत्म नहीं होना है, न कि कभी खत्म होगा, बट स्टेम की ग्रोथ ज़्यादा है। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, चार वेद यही हैं। जिस देश के पास ये चार होते हैं वही देश रूल करता है। अब तो ये जो अब हम लोग आ जाते हैं कॉलेज के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा था, कॉलेज गुड होना चाहिए, उसके लिए एक बैरियर लगाया गया है, हर कोई इस कॉलेज के लायक नहीं है, ठीक है, हर कोई इसको डिजर्व नहीं कर रहा होता है अच्छे कॉलेज को, तो उसके लिए एक एग्जाम लगा दिया गया है। उस एग्जाम का नाम क्या रखा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, JEE, इस पर भी मैं कभी वीडियोज बना दूंगा। JEE होते हैं, नीट होता है, ये डॉक्टर साहब बनते हैं, सर्जन साहब बनते हैं, उनके लिए होता है ये बहुत अच्छा, ये भी वन ऑफ द बहुत अच्छा एग्ज़ाम है JEE के ही जैसा, ठीक है। आप एक बार डॉक्टर बन जाते हो फिर आपको कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा इनकम टैक्स से बच के रहना पड़ता है, ठीक है। एक बार आप अच्छे सर्जन बन गए तो, नहीं तो फिर बाकी सब कुछ सही होता। तो JEE हो गया, नीट हो गया, एक और एग्ज़ाम होता है CET, ठीक है। हालांकि JEE से आपको नेशनल लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो एकदम टॉप क्लास होते हैं। CET के थ्रू भी आपको कॉलेजेस मिलते तो हैं कुछ, लेकिन कुछ ही अच्छे मिलते हैं। JEE के थ्रू आपका स्कोप बढ़ जाता है अच्छे कॉलेजेस मिलने का। CET और JEE दोनों इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए होते हैं। देन SAT होता है, ठीक है, फिर IELTS, TOEFL, ये सब अपना होते हैं। SAT के अगर आपको साइंस सेक्शन में जाना तो 2 पेपर होंगे, कभी हम लोग SAT का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग साइकोलॉजी पर मेनली आ रहे थे कि आपको इतना पता चल गया कि सर आपकी ज़िंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटी के चांसेस यहाँ आपको तब मिलेंगे जब आप एक अच्छे कॉलेज में पहुँचोगे। और एक अच्छे कॉलेज में पहुँचने के लिए सर एक बैरियर लगाया गया, क्योंकि हर कोई इसको डिजर्व नहीं कर सकता है, हर कोई डिजर्व नहीं कर सकता। उस बैरियर का नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, JEE है, नीट है, CET है, SAT, कुछ ऐसा। ये बेसिकली फॉरेन के लिए होता है। हम लोग ज़्यादातर फोकस किस पर करेंगे, इंडिया के इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हर बच्चा 12th के बाद फॉरेन नहीं जा पाता है, ठीक है, और जाना भी उसको नहीं चाहिए। 12th में उसकी उम्र बहुत कम होती है, ठीक है, वो बेचारा यहाँ इंडिया में ढंग से नहीं रह पाता है, फॉरेन में क्या खाक रहेगा। इसके लिए हम लोग इस पर भी, ऐसा नहीं कि इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर जैसे कि अगर मान लो 100 पेरेंट्स हैं तो 100 में से 95 पेरेंट्स यही चाहेंगे कि यार हमारा बच्चा तुरंत तो बाहर नहीं जाए। कहाँ पे कब बाहर जाए, कम से कम ग्रेजुएशन कर लिया हो, मास्टर्स कर लिया हो। हालांकि बाहर जाना, बाहर जाकर के भी पढ़ाई करना या इंडिया से पढ़ाई करना, दोनों एक बराबर बात होती है। इसका भी हम लोग कभी एक और अलग डिस्कशन करेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में ये चढ़ा रहता है कि सर हम जाके US में पढ़ाई कर लेंगे तो हम एकदम टॉप क्लास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मैं वो समझा दूंगा मैं कभी कि आपको यहाँ से क्या क्या एडवांटेज है रेदर देन बाहर पर फोकस करने से, ठीक है। ये बेसिकली भ्रम क्रिएट कर रहा होता है। भले हम लोग भी प्रिपरेशन कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते हैं, बट ये ना एक भ्रम क्रिएट कर रहा होता है लोगों के दिमाग के अंदर। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आना शुरू हो जाती है, सर इंडिया से नहीं हो पा रहा है, मैं रशिया चला जाऊं, मैं चाइना चला जाऊं, मैं यहाँ जा कर के मैं पढ़ाई कर लूं, मैं US चला जाऊं या UK चला जाऊं और वहाँ से मैं बहुत बड़ी तोप मार दूंगा। थोड़ा सा ये हम लोग समझाएंगे यहाँ पर कि क्या एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर क्योंकि भाई एक तो बजट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फिर आपको लोन सिस्टम वगैरह ये सब मैं समझा दूंगा पूरी कैलकुलेशन। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे फोकस कर लो, उसके बाद भले जॉब के लिए बाहर चले जाओ अगर आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है तो। नहीं तो आप इंडिया में भी अगर रह रहे हो और अच्छे कॉलेज से हो तो इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे,
एक यूएस वाले से ज़्यादा अर्न कर रहे होगे। अ पर्सन अर्निंग 15 lakhs in India is far better than a person earning 1 crore in USA। ये कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में पीपीपी के हिसाब से, उसको कभी आप लोग सर्च कर लेना। अभी हम लोग उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, एक हिंट दे दिया है, नहीं तो ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, फिर यहाँ है अब ये एंट्रेंस बैरियर। ये एग्जाम आप कब देते हो? ठीक अपने 12th के बाद। इससे पहले आपका 11th होता है, आपका 10th होता है। ये दो जरूरी हैं, 10th पे फोकस और 12th पर फोकस, क्योंकि आप कहीं पे भी इंटरव्यूज में बैठते हो या आप कहीं पे भी कुछ एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो आपके 10th और 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो अब आप अगर आपका 12th में मार्क्स कम भी है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका बेटर है, आप फार बेटर हो उस बंदे के कंपैरिजन में या उस बालक के कंपैरिजन में जिसका 12th अच्छा मार्क्स है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है। फिर 9th होता है, 8th होता है, 7th, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे बच्चा चुन्नू मुन्नू सा बहुत छोटा होता है। अब 10th के बाद देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई लोगों को मैंने देखा है, ये समझाया भी है, वो ना स्कूल के एग्जाम या स्कूल के मार्क्स को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हद से ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, अरे सर मैथ्स में स्कूल के एग्ज़ाम में इतने आ गए, कॉम्पिटिटिव क्या होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, 12th पर आपके फोकस होना चाहिए। अगर मान लो आपका 12th में 95% भी आ गया तो भी आपको ढंग का कॉलेज नहीं मिलना है, ये रियलिटी बता देता हूँ। आप भले आप अपने यहाँ गले में ना ऐसा आप टांग के जा सकते हो, मुझे 12th में 95% मिला, मैं आईआईटी में आ सकता हूँ, आईटी बोलेगा भाग यहाँ से, ये रियलिटी है। या फिर मुझे 12th में 95% मिला, मैं एम्स में या किसी भी बहुत अच्छे लेडी हार्डिंग कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफेंस हो गया, कोई बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। आप यहाँ पे टांग के भी जाओगे ना कि सर मुझे 12th में 99% मिला, क्या मुझको सीट मिलेगी, कोई बोल देंगे भाग यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका, इस बात को आप मान के चलो कि अगर आपका 12th, मान के भी क्या रियलिटी भी है कि अगर आपका 12th में इतना है और अगर आपका JEE, नीट या सीईटी कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर है तो आपको कुछ नहीं मिलना जाना है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर किसी का 75% है, 75 भी है, मैं मान रहा हूं कि अगर 12th में, लेकिन अगर उसका JEE में मान लो ऑल इंडिया रैंक 1000 भी आ गया, फटाक से उसको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि एडमिशन का क्राइटेरिया ही यही है। एडमिशन का क्राइटेरिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों है, बोर्ड्स क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन है कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पहली बात, रीजन नंबर 1, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, बहुत CBSE है, ICSE, बहुत ढेर सारे बोर्ड्स हैं, सबका अपना थोड़ा पैटर्न अलग है, थोड़ा चेकिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो इसके लिए ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो मानते ही नहीं हैं कि बोर्ड्स एक क्राइटेरिया हो सकता है हमारे यहाँ एडमिशन के लिए, और वो बात सही भी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक कर रहे होते हैं, खूब घुस घुस के कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं इन चारों के। ठीक है, जो काम बोर्ड एग्जाम्स नहीं कर पाते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम्स को डाइल्यूट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड किया गया है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक नया निकाला गया। ये हमारे यहाँ ही नहीं, हर कंट्री का अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। बोर्ड्स को क्यों डाइल्यूट किया गया है, ताकि पासिंग परसेंटेज इंक्रीज हो सके। जैसे 10th बहुत डाइल्यूटेड किया गया है, 12th भी अब डाइल्यूटेड किया गया है, ताकि पासिंग परसेंटेज ऊपर जा सके, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो ऊपर जा सके। अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत से लोग 12th में ही फेल होते, 10th में ही फेल होते, तो फिर क्या क्या हम लोग बोलते हैं, अरे यार हमारे यहाँ तो 10वीं फेल ही लोग होते हैं, 12वीं फेल लोग होते हैं, कहाँ से ये सब पढ़ेंगे।
तो पासिंग परसेंटेज ऊपर ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने डाइल्यूशन किया है, ये रियलिटी है, चीज़ों को बहुत डाइल्यूट किया गया है। लेकिन कॉलेजेस को तो अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि इन कॉलेजेस को क्यों अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि इनको अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट करना है कि सर हमारे यहाँ जो बच्चा है ना वो देश का एकदम क्रीम बच्चा है। हमें तो कंपनीज पूछेंगी कैसे, लेकिन सर हमने बहुत टफ एग्जाम लिया है, उसने उस एग्जाम को क्रैक किया है, उसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे ज़बरदस्त कमांड है, तो इसके लिए वो कैंडिडेट आपके लिए सबसे सूटेबल है। जैसे अगर मान लो कि आप BMW में काम करने के लिए चले जाते हो, ऑडी में काम करने के लिए चले जाते हो, तो वो ये पूछेंगे ना कि हाँ इसको टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे कितनी कमांड है इन पर। या गूगल में चले जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाते हो, जनरल मोटर्स, किसी में भी जाते हो, तो वो आपसे खेती तो नहीं करवाएंगे, ये तो नहीं पूछेंगे कि इसको हल चलाना आता है कि नहीं, वो क्या पूछेंगे इसको ये आता है कि नहीं। कॉलेजेस बोलेंगे हाँ सर आता है, हमारा जो बच्चा है बहुत एक नंबर है, पूरे देश का क्रीम बच्चा है। अच्छा कैसे कैसे पता क्या आता है, एक तो सर हमने खुद उसको पढ़ाया भी है, दूसरी बात है हमने उसको, हमारे कॉलेज में हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं आया है, हमारे यहाँ वही आया हुआ है जो कॉलेज में मतलब अच्छे कॉलेज में जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आए। और सर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर्ल्ड में दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा इसको क्रैक करके आया होगा वो होगा तो अपने आप में एकदम मास्टरपीस। इसलिए सर हम अपना अलग से एक एग्जाम ले रहे होते हैं जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। तो एक तो पहले आप इस क्राइटेरिया को निकालो, अगर आपका 12th में 75% भी है तो भी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हो, आप नीट बहुत अच्छा निकाल लेते हो बहुत अच्छी रैंक से, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो आप 12th के बोर्ड्स में अच्छा भी लेके आओगे ना, कोई जिंदगी में उतना नहीं पूछने वाला है। यही हाल 11th का भी है। 11th के भी केस में क्या होता है, कई बच्चों का 11th थोड़ा सा खराब हो जाता है, मानता हूं मैं होना नहीं चाहिए, मानता मैं भी होना नहीं चाहिए, बट इसको वो प्रायोरिटी बना लेते हैं इस बैरियर को छोड़ करके, और यही साइकोलॉजी काम आती है। जिस बच्चे का होता है ना अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक, वो लगातार शुरू से ही फोकस्ड ही इस पर होता है, उसको ये सारी साइकोलॉजी ना बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि सर अब मान लो कि कोई बच्चा 8th में है, 8th में उसका मैथ्स में 50 मार्क्स ही आया 100 में से, मानता हूं मैं, वो आया थोड़ा थोड़ा उसने करके मेहनत किया और उसने JEE निकाल लिया, तो कोई नहीं उससे ये पूछने वाला कि बेटा तुम्हारा तो 8th में मैथ्स में 50 मार्क्स था, तुम तो एकदम टॉप मार दिए क्लास में। ये क्लियर हो रहा है, कोई ये नहीं पूछेगा कि 8th में, उससे सब लोग ये देखेंगे कि हाँ उसने JEE निकाला या उसने नीट निकाला या उसने CET खूब अच्छे से क्रैक किया हुआ है। इस एक बात को सब लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लो कि आप यहाँ पे बोर्ड्स में, हालांकि यहाँ खराब नहीं होना चाहिए मैं भी मानता हूँ, बट ये इसके कंपैरिजन में इनकी प्रायोरिटी कम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरिजन में 10th की, 11th की, 12th की, इन सब की प्रायोरिटी कम होती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है। आपका कितना ही इसमें कम हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले रहे हो आप बादशाह हो। अगर आपका इसमें बहुत अच्छा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई नहीं पूछने वाला है, आपके गली का वॉचमैन होगा वो भी नहीं आपको पूछेगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो पहले अपनी इस साइकोलॉजी को, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। सर क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे होना चाहिए, क्योंकि वही बैरियर है कॉलेज में जाने के लिए जहां से आपको अच्छा कुछ मिल सकता है। आपका भले 7th में कितना आया हो, 11th में कितना आया हो, हालांकि जरूरी ये भी होते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस मारना चाहिए कि हाँ सर फाउंडेशन एक ऐसी चीज है। आपका 9th में कितना ही अच्छा क्यों ना आया हो, कौन पूछने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कभी नहीं ये पूछेगा JEE, वो तो सीधा अपना मार्क्स देखेगा, रैंक देखेगा, सीट कितनी बची है कितनी है, उस हिसाब से आपको सीट अलॉटेड हो जाएंगी। इसके लिए पहले अपने अंदर से इस डर को निकालो, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फैकल्टीज हों, मेजर फोकस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें।